चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों को पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार आस एजुकेशन परिवार में। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है दोस्त, एनसीईआरटी क्लास 7 की आज मैं पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय नंबर 3। सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो होती है उसके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके से एनसीईआरटी में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। एनसीईआरटी जब हम पढ़ा रहे हैं तो पूरा एनसीईआरटी आप लोग जानते हैं कि लास्ट में मैं पूरा बुक को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। क्या करता हूँ? लाइन बाय लाइन पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक। हाँ, चलिए तो देखेंगे। सबसे पहले आप लोग देखे होंगे अध्याय नंबर 3 में लिखा है हमारी बदलती पृथ्वी। अध्याय 3 में क्या कह रहा है कि हमारी बदलती पृथ्वी। आखिर में आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमारी पृथ्वी कैसे बदलती है? तो पृथ्वी इस प्रकार से बदलती है जैसे में कि हम देखेंगे कि आंतरिक क्रिया के द्वारा पृथ्वी धीरे 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 गति करती है। क्या करती है? गति करती है। यानी कि पृथ्वी जानते हैं कि बहुत प्रकार के, जैसे कि रोटी पराठा होता है, उसी कोई चपाती में इसका क्या है, ये प्लेट बाय प्लेट की तरह यह पृथ्वी बना है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में माने क्रूड में एक प्रकार का मैग्मा होता है। मैग्मा क्या होता है? एक गर्म लावा मैग्मा होता है। और गर्म लावा मैग्मा में क्या होता है, जब गति देखिए, पानी एक बाल्टी में रख लेंगे, इस तरीके से हिलाएंगे थोड़ा सा बाल्टी को, तो बाल्टी पानी हिलेगा, उसके बाद बाल्टी को भी क्या करेगा? हिलाने लगेगा। तो ये क्या होता है कभी कभी कि मैग्मा जो होता है धीरे धीरे गति करता है, और गति करता है तो मैग्मा हल्का से हिलेगा, तो ये क्या करेगी? पृथ्वी की जो प्लेटें होती है वो भी धीरे धीरे गति करती है। और जब पृथ्वी की प्लेटें जब गति करने लगती है तब पृथ्वी के सतह पर कुछ विभिन्न प्रकार के आकस्मिक घटना घट जाती है। जैसे मैं कहूं तो भूकंप आ जाते हैं, मैं कहूं तो लावा बाहर निकल ज्वालामुखी आ जाती है। क्या होती है? ज्वालामुखी आ जाती है। एक बात याद रखना है, ठीक ना? चलिएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिएगा। लिखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में गर्म मैग्मा होता है। मैग्मा होता है, ठीक है। जब यह मैग्मा थोड़ी सी हलचल करती है, माने डोलेगी, जैसे नाव पानी में डोलती है, हलचल करती है, तो पृथ्वी की पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों में प्लेटों में गति उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, यह गति बहुत धीमी होती है। यह गति बहुत बहुत धीमी होती है। क्या कह रहा है कि यह जो गति है ये बहुत ही धीमी होती है। क्या होती है? बहुत धीमी। मैंने मैं अगर कहूं आप लोगों से तो ये लमसम में कुछ मिलीमीटर तक, मैंने एक वर्षों में कुछ मिलीमीटर तक ही जाती है। यही कारण है कि भारत धीरे 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 पहले मेडागास्कर का भाग हुआ करता था, उसमें गति उत्पन्न हुई, तो धीरे 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 कहाँ चला है? ऊपर चला है। लिखिएगा, इससे पृथ्वी के सतह पर, लिखिए, इसके इसके कारण इसके कारण पृथ्वी के सतह पर कुछ घटनाएं होती है। घटनाएं होती है, जैसे भूकंप का आना। भूकंप आना क्या होती है?
इसमें कुछ घटनाएं होती है जिसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। कभी कभी क्या होता है मेरे भाई कि पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है जो पृथ्वी में गति उत्पन्न करते हैं। तब बलों के आधार पर कहेंगे तो एक होता है भैया आंतरिक बल, एक होता है बहिर्बल। आंतरिक बल के कारण जो घटना होती है उसे आंतरिक बल कहते हैं, और बाह्य बल के कारण जो घटना होती है बाह्य बल कहते हैं। आंतरिक बल के कारण भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी का फट जाना, ये सब होता है आंतरिक बलन कारण। ठीक है, अब इसके बारे में, इसके पृथ्वी के गति के दो भागों में बांटा गया। कितना? पृथ्वी के गति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के गति के आधार पर कितने भागों में? दो। एक होता है आंतरिक बल, आंतरिक बल, और एक होता है बहिर्बल। यानी कि पृथ्वी के बल के आंतरिक गति के आधार पर जिस बल लगते हैं उसको विभिन्न दो प्रकार में बांटा गया है, यानी कि अंतर्जनित बल या बहिर्जनित बल कहा जाता है। ठीक है, अब चलेंगे इनके बारे में थोड़ा सा आपको हम यहां से समझा देंगे कि पृथ्वी की आंतरिक गति कारण क्या होता है और पृथ्वी के बाह्य गति कारण क्या होता है। पृथ्वी की जो गतियां होती है उनमें अंतर्जनित बल के कारण क्या होता है, कुछ आकस्मिक बल लगते हैं जिसके कारण भूकंप का आना, ज्वालामुखी का आना और भूस्खलन होना। भूस्खलन का मतलब होता है बाबू जमीन का धंस जाना। क्या होता है? जमीन का जमीन का क्या होना? धंस जाना। ठीक है, अच्छा ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी चूंकि चैप्टर में है तो ज्वालामुखी मैं आगे बताऊंगा कि ज्वालामुखी जहां से निकलती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, और जहां पे ज्वालामुखी का आभास किया जाता है उसे उत्केंद्र कहा जाता है। तो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, अब कह रहा है कि पटल विरूपण बल जो होता है, जब प्लेटें आपस में टकराती है, देखो दो चीज जब आपस में टकराएगा तब मुड़ के ऊपर उठेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, तो इससे पर्वत निर्माणकारी होता है। यानी कि जब पृथ्वी के आंतरिक प्लेटें आपस में जब इस तरीके से आकर टकराते, भूकंप के साथ साथ क्या होता है, वो ऊपर उठ जाता है जिससे पर्वत का निर्माण होता है। अब कहता रहा है कि बहिर्जत बल माने बहिर्जनित बल क्या होता है? अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण, आप देखे हैं कि पृथ्वी के सतह पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहिर्जत बल के कारण होती है। कौन कौन घटनाएं होती है? नदी में बहता जल बहिर है, दिख रहा है हम लोग को। पवन आती है आ पेड़ पौधे उखाड़ के ले जाती है। समुद्री तरंगे आती है आ गुजरात देखिए मैंने कोस्टल एरिया जो भारत का 9 स्टेट है जो कोस्टल एरिया के है, पास में 6100 किलोमीटर आप जानते हैं कि है हमारा कोस्टल एरिया। ठीक है, वहां पे आती है, काम करके चलते हैं। हिमनद क्या होता है? हिमनद आप जानते हैं कि जब यहाँ से नदियां निकलती है तो अपने एक विकराल रूप में लेती है, ये सदाबहार नदियां होती है। ठीक है, चलिएगा आगे हम देख लेंगे। ये तो बल खत्म हो गया बाबू। अब बहिर्बल क्या होता है हम आपको बता देते हैं। बहिर्बल क्या होता है लिख लीजिएगा। अरे यार, इसका थोड़ा सा उदाहरण लिख लीजिएगा। बहिर्जनित बल होता है। क्या होता है? बहिर्जनित बल या बहिर्बल या बहिर्जनित बल लिखिएगा, लिख लीजिएगा, लिखिएगा। यह पृथ्वी के सतह पर लगता है। इसके कारण सतह पर नदी का पानी बहता है। ठीक है, समुद्री तरंगे चलती है, इत्यादि। क्या होता है? समुद्री तरंगे चलती है इत्यादि होता है। सिंपल सा बात है। पृथ्वी के जो सतह पर बल लगे उसे बहिर्जनित बल कहा जाता है। बस इतना ही याद रखना है। क्या कहा जाता है? बहिर्जनित बल कहा जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको याद रखना है। इतना याद रखेंगे तो बहुत याद रखेंगे। ठीक है, और कुछ देखिए, अब आ गए हैं अंतर्जनित बल। क्या है? अंतर्जनित बल। लग रहा है कि हम कुछ आगे मिस्टेक नहीं, अंतर्जनित बल। अच्छा, अंतर्जनित बल ना लिखवाए हैं, लिखिएगा। अंतर्जनित बल नहीं लिखवाए हैं तो लिख लीजिएगा, यहीं पे लिख लीजिए। लिखिए अंतर्जनित, लिखिए यह पृथ्वी के सतह के नीचे लगता है। ठीक है, इसके कारण निम्न घटना होती है। निम्न घटना होती है। जैसे कौन कौन? भूकंप आना, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये तीनों लिख लीजिएगा। ठीक है,
तीनों ये लिख लीजिएगा। और उसके बाद एक परवर्त निर्माणकारी बल माने विरूपण विरूपण बल भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, काम आपका चल जाएगा। देखिए एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है कि पूरा प्रश्न पूछे ही जाते, नहीं नहीं, कुछ ही बात होते हैं जो पूछे जाते हैं। और जब कुछ बात पूछे जाते हैं तो उसको खूब बढ़िया से लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको खूब बढ़िया से लिखना चाहिए, ठीक ना। अब आ जाते हैं हम ज्वालामुखी की तरफ। कहाँ आ जाते हैं? ज्वालामुखी। हम एक दिन आपको बात बताए थे, क्लास 6 में भी ज्वालामुखी का थोड़ा सा क्या हुआ था, चर्चा हुआ था। ठीक है, कुछ नहीं होता है, एक जमीन है, क्या है जमीन, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जमीन है। जमीन के अंदर क्या होता है बाबू? जमीन के अंदर खूब सुंदर सा क्या होता है, धूल कण जल वाष्प की मात्रा मिल के ताप और दाब इतना बढ़ जाता है कि गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो आग का गोला बाहर निकलने के लिए रहता है। तो जब तक जमीन में रहेगा मैग्मा, और जब वो बाहर निकलने के लिए कहेगा तो जमीन कहीं ना कहीं से फाड़ेगा, जमीन कहीं ना कहीं से फाड़ेगा। और जमीन जब फाड़ के जब ऊपर एकदम फुहेरा की तरह, क्योंकि उसमें ताप दाब ज्यादा रहता है तो गैस भी ज्यादा रहता है, तो जब निकलेगा कुकर की सीटी की तरह चारों तरफ, तब उसको लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। तो चलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, सतह के अंदर, जमीन के सतह के अंदर तप्त गर्म, तप्त गर्म लावा को, लावा को मैग्मा कहते हैं। मैग्मा कहते हैं। आगे लिखिएगा, लिखिएगा, जब यह, जब यह सतह से ऊपर निकलता है, निकलता है, तो इसे, तो इसे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। यानी कि जब यह गर्म तप्त लौह के आकार का जब पूरा फुहेरा फन के बाहर फेंकता है तो क्या कहते हैं? उसे लावा कहते हैं। अच्छा, लावा तो कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिस मुख से, जिस रास्ते से, रास्ते से निकलता है, निकलता है, उसे क्रेटर कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। यानी कि जो यह पृथ्वी के सतह को फाड़ के जब बाहर निकलता है तो इस तरीका से जो ये निकल रहा है, देख रहे हैं, तो ये जो मुंह है, मुंह, मुंह को ही क्या कहते हैं? क्रेटर। तो कहिएगा कि ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहा जाता है। क्या कहता है? ज्वालामुखी के, ज्वालामुखी के मुंह को, मुख, मुख को, मुख को क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। एक बात याद रखना है। तो कहेंगे जी सर हमको याद है। क्या है? क्रेटर कहा जाता है। एक बात याद रखना है, ठीक ना। तो कहेंगे जी सर याद है। अब एक बात बताइए, ज्वालामुखी से इससे ज्यादा कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा गया है। आप जानते हैं कि मेटल वाले भाग में ये प्रक्रिया होती है, अब मेटल के बाद ये प्रॉपर्टी में आती है, परपटी के द्वारा ही बाहर निकलती है। ज्वालामुखी वहीं से बाहर निकल सकती है जहां पे बहुत कम, बहुत कम जमीन मोटी हो। ठीक है, चलिएगा ज्वालामुखी क्या होती है देख लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं भूकंप। क्या आते हैं? भूकंप। भूकंप के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। ठीक है, भूकंप के बारे में लिखिएगा, भूकंप के बारे में, यह पृथ्वी के आंतरिक गति के कारण क्या होती है? उत्पन्न होती है। पृथ्वी के आंतरिक जब प्लेटों में जब गति होती है, जिसके कारण जो घटना घटती है, उसे क्या कहते हैं? भूकंप। अभी हम लिखवाए हैं, लिखिएगा, यह पृथ्वी के, पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण, आंतरिक बल के कारण, बल के कारण उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होता है। आवाज भी देखना है प्रॉपर तरीका से। ठीक है, क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, लिखिएगा, यह तीन प्रकार की होती हैं। कितना प्रकार के होती है मेरे मित्र? तो कहेगा सर तीन प्रकार की होती है। कहाँ? तीन प्रकार की होती है। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, चलिएगा,
ये रहा आपका भूकंप। भूकंप को 3 प्रकार में बांटते हैं, एस में, पी में और एल में। एस में, पी में और एल में, ठीक है। चलिएगा एक और बात सुनिएगा, जहां से यह उद्गम होता है, जहां ये कंपन शुरू होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। लिखिएगा, जहां से ये शुरू होता है, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। लेकिन लेकिन जहां ये अनुभव किया जाता है, सबसे पहले अनुभव होता है ना कि यहाँ भूकंप आया है, अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र कहते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछे, क्या कहता है? अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है। भूकंप से इतना संबंधित बहुत सवाल पूछ दिया, ठीक है। अब है पी। क्या है? पी। पी मतलब होता है प्राथमिक। प्राथमिक को कहते हैं प्राथमिक या अनुप्रस्थ। प्राथमिक या अनु अनु दैर्ध्य दैर्ध्य तरंगे। लिखिए, अनुदैर्ध्य तरंगे। लिखिए, यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में आती है। ठीक है। ये एस जो है भैया, एस को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। माने ये अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है, ठीक है। लिखिएगा, यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में आती है। आंतरिक भाग में आती है, ठीक है। अब ये एस तरंगे को थोड़ा खतरनाक तरीका से लिखना। एल तरंगे को, एल थोड़ा बड़का बनाते, एल एल क्यों लिखना है सर? क्योंकि एल बड़ी खतरनाक तरंग है। क्यों? क्योंकि एल तरंगे को पृष्ठीय तरंग कहते हैं, ठीक है। पृष्ठीय तरंग, पृष्ठीय तरंग। क्यों? क्योंकि यह 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 पृथ्वी के क्रस्ट पर आती है, ठीक है। आगे लिख लीजिएगा थोड़ा सा बाबू। लिखिएगा, यह सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है। क्या होती है? नुकसान करती है। ये सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं क्योंकि पृथ्वी के क्रस्ट पे आती है, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, ठीक है। इतना अगर बढ़िया से पढ़ लिए होंगे तो यकीन मानिए बहुत बढ़िया से पढ़ लिए होंगे। इसकी चाल अब थोड़ा सा, अब अपने भाषा में इसकी चाल बहुत अधिक होती है। क्या? पी तरंग की चाल सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद एस तरंग की चाल होती है, और सबसे कम एल तरंग की चाल होती है। किसकी? एल तरंग की चाल होती है। इससे ज्यादा आपको किसी भी तरीका से और पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, और पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, ठीक है। अब एक बात आता है कि सर इसको कैसे पता चलता है कि भूकंप आया है कि नहीं आया है? थोड़ा सा मैं लिखना चाहूंगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लिखिएगा, लिखिएगा, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ से क्या होता है? भूकंप भूकंप का मापन किया जाता है। भूकंप का मापन किया जाता है। फिर आपके मन में एक और सवाल आएगा, सर तब रिएक्टर स्केल क्या होता है? रिएक्टर स्केल क्या होता है? रिएक्टर स्केल क्या होता है? स्केल, रिएक्टर स्केल। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर, रिएक्टर स्केल में ध्यान दीजिएगा। रिएक्टर स्केल में क्या होता है सर? तो रिएक्टर स्केल में बस यही होता है मेरे भाई यही होता है कि भूकंप की तीव्रता मापते हैं। क्या होते हैं? भूकंप की भूकंप की तीव्रता मापते हैं। तीव्रता मापते हैं।
भूकंप की क्या मापते हैं, तीव्रता मापते हैं। ठीक है, एक बार 2001 में एक भूकंप आया था गुजरात के भुज में, 6.9 का रिएक्टर स्केल पर मापा गया था। उसमें इतना नुकसान हुआ था, इतना नुकसान हुआ था कि मैं क्या ही बताऊं। उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था बाबू। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा अगला देख लेते हैं, अगला क्या लिखा है हेडिंग। हेडिंग में देखिए भूकंप लिखी, हम बता ही दिए। देखिए जहाँ पे भूकंप, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र कहलाता है। उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। यहाँ से चारों दिशाओं में फैल जाता है। अब भूकंपी तरंग सभी दिशा में फैलती है। जहाँ पे सबसे पहले अनुभव किया जाता है अधिकेंद्र, ये प्लेट सीमा है। इस सीमा पर जो भी देश होंगे खतरनाक तरीका से उसमें क्या आएगा, भूकंप आएगा। जैसे हिमालय के क्षेत्र में आता है, जैसे पूर्वोत्तर राज्य में आता है। आप भी देखे होंगे कि हमें सबसे ज्यादा जापान में यह है रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना में मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। यह है मुख्य स्थल कृतियां। अब कह रहा है कि मुख्य स्थल कृतियां क्या है भाई, ये देखिएगा। ठीक है, मुख्य स्थल कृतियां में क्या होता है तो जान लीजिएगा कि अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है, जिसे क्या कहते हैं, मुख्य स्थल कृतियां। मैंने कह रहा है कि कौन कौन सी घटना से यह स्थल कृतियां बनती है, तो लिखिएगा अपर्दन और निक्षेपण से, निक्षेपण से बनी मुख्य स्थल कृतियां, स्थल कृतियां हैं। यानी कि मुख्य स्थल कृतियां वही होती है जो अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा अपने जमीन पर लाकर एक मिट्टी का अवसाद बिछा देना, वही है। ठीक है, अपक्षय जो होता है पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से बनता है। क्या होता है, शैल के टूटने से बनता है। ठीक है, कौन, अपक्षय। अपक्षय अगला हेडिंग है, अपक्षय क्या होता है तो लिखिएगा, लिखिएगा पृथ्वी के सतह पर छोटे छोटे, छोटे छोटे शैलों को, शैलों का टूट कर बिखर जाना, और एक नए, एक नए स्थल का निर्माण कर देना। निर्माण करना अपक्षय कहलाता है। ठीक है, जब मान लीजिए कि कभी कभी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जब टूट जाते हैं तो हवाएं आती है या ताप और दाब के कारण एक जगह से बह के दूसरी जगह जब जाके यह जम जाते हैं, जिससे कारण ये घटना घटने देखने को मिलती है, जिससे कारण ये घटना घटने देखने को मिलती है। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका अपर्दन। अपर्दन क्या होता है, अपर्दन क्या होता है तो लिखिएगा, जब जब नदियाँ या समुद्र की लहरें, समुद्र की लहरें या समुद्र की लहरें या, हाँ समुद्र की लहरें ठीक हो जाएगा, या नहीं, ठीक है, या ठीक, ठीक है, लहरें द्वारा मिट्टी के कटाव को, कटाव को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। एक बात याद रखिए, क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। ठीक है, जब कभी पृथ्वी के सतह पर इस सब से जब बारिश वारिश होती है तब मिट्टी द्वारा मिट्टी का कटान ही अपर्दन कहलाता है। बस इतना ही याद रखिएगा। अब बारिश हो रही, देख लीजिएगा कि इसके द्वारा का कितना मिट्टी खत्म हो गया होगा। ठीक है दोस्त, चलिएगा अब है कुछ हेडिंग है कि यार जलप्रपात क्या होता है। नदी के कार्य होते हैं जलप्रपात, विसर्प और क्या है, गोखुर झील। क्या है, गोखुर झील क्या होता है, एक बात याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए तो सबसे पहले जान लीजिएगा आप इसके कहानी क्या है, इसके जलप्रपात क्या होता है तो लिखिएगा, जब नदियां, जब नदियां अपने, अपने रास्ते में मोड़ लेकर, मोड़ मोड़ लेकर मोड़ लेकर
पत्थर पत्थर के सतह से 90 डिग्री की ऊंचाई के साथ खाड़ी में गिर जाती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। यानी कि जब कभी नदियां होगी पत्थर से टकरा के यू टर्न लेके अगर ऊंचाई के साथ 90 डिग्री पर खाड़ पानी गिराते तो जलप्रपात। अगर उसी किसी को पकड़ के धीरे धीरे उतर, जैसे कि हमारा छत होता है ना, तो छत का पानी कभी से रिश्ता है तो दीवार पकड़ के गिरता है, तो दीवार पकड़ के गिरे तो झरना, और डायरेक्ट पाइपवा के द्वारा ये नहीं गिराते हैं गदगद गद नीचे, तो क्या होता है, तो जलप्रपात होता है। क्या होता है? जलप्रपात होता है। एक बात याद रखना, क्या होता है? जलप्रपात होता है। लेकिन जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है और विशाल मुड़ बनाती है, उसे क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर लिखेंगे, ठीक है? लिखिएगा, आगे लिखिएगा। जब नदियां लिखिएगा जब नदियां अपने अपने मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो याद नहीं आ रहा है क्या? तो उनसे विशाल मोड़ बनाती है। थोड़ा सा हमको ये स्टेटमेंट गलती लग रहा है, ठीक है? लिखिएगा। करती है तो मुड़ जाती है और मुड़ जाती है और उससे विशाल मोड़ बन जाता है जिसे विसर्प कहते हैं। बस इतना ही याद रखिएगा। क्या कहते हैं? जिसे विसर्प कहा जाता है, ठीक है? क्या होता है? विसर्प कहा जाता है, ठीक? बात समझ में आया? तो कहेंगे जी सर बात समझ में आ गया, ठीक है? अब हम चलते हैं दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं किसके पास? ये गोखुर झील क्या होती है? क्या होती है? गोखुर झील, ठीक है? चलिएगा, लिखिएगा। जब नदियां एक दिशा में बहती है तो वे अपने साथ लाए हुए अवसादों को विसर्पों के रूप में जमा करती है और अंतिम रूप में यह उनसे और यह उनसे विसर्प लूप से कट जाती है, ठीक है? बाद में यही लूप गोखर झील कहलाता है। सिंपल बात सुनो, ये नदी जा रही है, बह रही है, नदी बह रही है, अपने लाए हुए अवसाद को जमा कर रही है, और नहीं तो तेज यहाँ से मुड़ गई,
तेज यहाँ से मुड़ गई, मुड़ने के बाद इस तरीके से नदी बहने लगी, क्या नदी बहने लगी। अब नदी क्या काम करेगी, अब धीरे धीरे यहाँ से ना होकर अब धीरे धीरे सीधा होने लगी, सीधा होते 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 क्या हो जाएगी, सीधा होकर इसमें मुड़ के बनेगी। तो ये वाला जो पार्ट ये बच गया है, ये तो अवसाद हो गया है, ये वाला पार्ट जो बच गया है इसी को कहते हैं भैया गोखुर झील। क्या कहते हैं, गोखुर झील कहा जाता है। बस इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा चित्र है, चित्र में देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि तलछट क्या होता है, देख लीजिए तलछट, ठीक है। तलछट क्या होता है देखिएगा, तलछट ये मैं बता रहा हूं। देखो जब यहाँ से नदी बह रही, ध्यान दीजिएगा, जब ये नदी यहाँ से बह रही है तो देखिएगा जब यहाँ से तेज मुड़ लेकर पुनः यहाँ से मुड़ गई तो ये वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, विसर्प। लेकिन यही वाला हिस्सा देखो, ये वाला जब ये वाला हिस्सा जब इतना कट जाता है, ये लाल वाला कट गया, देखो ये लाल वाला कट गया, तो इसे ही कहते हैं चांप झील। क्या कहते हैं, चांप झील कहते हैं। अब बाढ़ जब बढ़िया से पानी फैला देता है तो उसे बाढ़ का मैदान कहते हैं। और वही नदिया का किनारे वाला हिस्सा जो होता है उसे तटबंध कहते हैं। बात खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा, इसके आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि तटबंध क्या कहलाता है, तटबंध क्या होता है, तो लिखिएगा नदी के किनारे वाले भाग को तटबंध कहते हैं। लिखिए नदी के किनारे वाले भाग को तटबंध कहते हैं। नदी के किनारे वाला भाग को क्या कहते हैं, तटबंध कहा जाता है। एक बात याद रखिए, क्या कहा जाता है, तटबंध कहलाता है। एक बात याद रखना है, ठीक ना, तटबंध कहलाता है, ठीक है। चलिएगा अब आगे इसके देखते हैं अगला क्या है। अब कह रहा है कि अपर्दन क्या हो रहा है, अपर्दन। अपर्दन क्या होता है, कटाव की घटना को अपर्दन कहते हैं, ठीक है। जब नदियां जब नदियां जब नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती है, भागों में प्रवेश करती है तो वे मिट्टियों को काट कर अपने साथ ले जाती है, जिसे अपर्दन कहते हैं। सिंपल बात है, जब नदियां आती है, अच्छा सिंपल बात, बारिश देखो ना, जब बूनी पड़ता है तो क्या होता है, हमारे जितने भी हमारे घर परिवार हैं, हमारा जो द्वार होता है, हमारा खेत होता है, उसकी हमारे खेत के मिट्टी काटे किसी और खेत में लेके चल जाना। अभी जो गंगा नदी में बाढ़ आई है इसको थोड़ा देखिएगा ध्यान से, तो गंगा नदी क्या किसी का घर बहवा के ले जा रही है, तो किसी का खेत बहवा के ले जा रही है, यानी कहीं ना कहीं वो कटाव कर रही है। कटाव करती तो उसे अपर्दन कहा जाता है। बस इतना ही बात याद रखिएगा, कटाव को क्या कहा जाता है, अपर्दन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब है भैया वितारिका क्या होती है, वितारिका क्या होती है, तो जब मुख्य नदी आगे चल के कई भागों में बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं, वितारिका कहा जाता है। जब मुख्य नदी आगे चल के कई भागों में बढ़ जाए उसे वितारिका कहते हैं। लिखिएगा जब मुख्य नदी जब मुख्य नदी मुख्य नदी मुख्य नदियां अपने अपने मुहाने से पहले, मुहाना उसको कहते हैं जहां पे जाके गिर के खत्म हो जाए, मुहाने से पहले पहले कई भागों में बट जाती है तो उसे वितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वितारिका। यानी कि यहां से गंगा जा रही है, आगे चले कई भागों में बढ़ जाती है, जैसे कि हुगली उगली हो जाती है, तो इसे ही क्या कहते हैं, वितारिका कहते हैं। ये कई बार पूछा गया कि वितारिका, तो वितारिका मेन नदी आगे जाके कई भागों में बढ़ जाए उसे वितारिका कहते हैं। बस इससे ज्यादा और कुछ जानने की जरूरत ना है, ठीक है। चलिए अब कुछ तो नाम है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है दोस्त, डेल्टा वो होता है कि जब नदियां अपने लाए हुए अवसाद को
जैसे कि मान लीजिए कि नदियाँ पूरा, ये गंगा नदी खूब कटाव की है, पूरा दबा के काटी है, किसी का घर, किसी का द्वार, किसी का कुकुर बकरी, सब कुछ मैंने सब कुछ जब काट के लेके जा रही है, तो यहाँ से जा रही है, ये जवान है अभी। आज जब इससे पानी कम होगा, अब क्या करेगी, कहेगी बाबू ये अब हमरा से भार ना ढोइबो, यानी कि भार अब हमसे नहीं ढोएगा। अब धीरे धीरे वो अपने अवसाद को क्या करेगी, अब जमा करेगी, जमा कर देगी। जब पूरा जमा करते 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 जब जमा कर देगी, तो इस साइड से होके बहने लगेगी, इस साइड से होके बनेगी। तो बीच में जमा कैलस तो डेल्टा, बीच में जमा कैलस तो डेल्टा, अगर यह समुद्र में जाके डायरेक्ट गिरा देहलस आ वोइजा जाके ऊंच अगर भाग बन गई, तो एक एस्चुअरी कहती हैं। क्या कहते हैं, एस्चुअरी कहते हैं। जैसे कि नर्मदा और ताप्ती बनाते, लिखिएगा, जब नदियां जब नदियां अपने लाए हुए अवसादों को अवसादों को जब नदियां अपने लाए हुए अवसादों को बीच रास्ते में जमा कर दे और और इससे बने स्थान को ही डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, इससे ही बने हुए स्थान को डेल्टा कहा जाता है। अब बात समझ में आई। यानी कि नदी जब बीच रास्ते में अपना सामान छोड़ के चल जाए तो डेल्टा, आ सामान ले जाकर ननियौरा पहुंचा दे, डायरेक्ट समुद्र में पहुंचा दे, तो उसे क्या कहते हैं, उसे एस्चुअरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अगर समुद्र तरंगों के कार्य, देखिए समुद्र तरंगों के कार्य बहुत बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, समुद्री तरंगों के कार्य बहुत ज्यादा होता है। ठीक ना, चलिएगा। ये समुद्री गुफाएं जानते हैं क्या होता है, समुद्री गुफाएं वो होती है जब पानी, जब देखिए जब समुद्र की लहरें जब पत्थर को काट देती है, पत्थर को काट देते हैं, उसमें गुफा बन जाता है। क्या बनता है, गुफा। तो उसे क्या कहते हैं, समुद्री गुफाएं। तो लिखिएगा, जब जब समुद्र की लहरें समुद्र की लहरें समुद्र की लहरें पत्थर से टकरा कर टकरा कर उसमें होल कर दे, होल मान छेद, होल कर दे, तो उसे तो उसे समुद्री गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे समुद्री गुफा कहा जाता है। सिंपल बात है, बार 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 जब पानी टकराएगा तो कहीं ना कहीं वो काटेगा, कहीं ना कहीं क्या करेगा, काटेगा। ये बात याद रखना, ठीक ना, कहीं ना कहीं उसको काटेगा, एक बात याद रखना। ठीक है, अब हम बात करेंगे तटीय मेहराब क्या होता है। इसी होला, ध्यान दो, मान लीजिए पत्थर है, ध्यान दो, ये पत्थर है, पत्थर है, वो पत्थर है, इसमें पानी क्या हो जाए, काट रहा है तो छेद कर रहा है, छेद करते करते क्या करेगा कि ये पूरा छेद करके हटा देगा। बचेगा कौन, ये बचे, कौन, ये कौन बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, एक एक ये बचेगा, और ये कहाँ गया, ये भाई यार एक गबड़ा गया है। ठीक है, एक गबड़ा गया है, कोई बात नहीं, गबड़ा गया तो देख लेंगे। ठीक है, चलिएगा। इतना बात याद रखने, पहले ये लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, ये पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, इस टैग को बाद में देखेंगे, क्या करेंगे, इस टैग को बाद में देखेंगे। अरे यार, चलिएगा, इस टैग को बाद में देखेंगे, एक बात याद रखना, ठीक ना, एक इस टैग को बाद में देखा जाएगा। ठीक है, चलिएगा, लिखिए, जब जब गुफाएं गुफाएं बड़ी होती जाती है तो अंतिम में केवल केवल उसका छत बचता है, छत बचता है, छत बचता है। उसे उसे तटीय मेहराब कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे तटीय मेहराब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे तटीय मेहराब कहा जाता है। एक बात याद रखना, ठीक ना, हमें नहीं लगता है कि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हुई होगी। ठीक है, इस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो कुछ सब अच्छा होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए।
ठीक है, चलिएगा। चलिए, स्टैक क्या होता है? यही जब छत आगे जाके बट जाता है, टूट जाता है, तो केवल दीवारें बचती है, दीवारें को क्या कहते हैं? स्टैक। लिखिएगा, जब जब तटीय मेहराब, तटीय मेहराब, मेहराब भी, तटीय मेहराब भी टूट कर, टूट कर केवल, केवल दीवार बच जाता है। क्या बच जाता है? केवल दीवार बच जाता है, दीवार बच जाता है, तो उसे स्टैक कहते हैं। सिंपल बात है, केवल ऐसे ही बच जाएगा। ऐसे कैसे बच जाएगा? केवल ऐसे ही बच जाएगा, ये एक बात याद रखना। कैसे? ऐसे ही बच जाएगा, एक बात याद रखना, ठीक ना? एक और इसमें है, एक भूल गए हैं, उसका नाम है समुद्री भृगु। समुद्री भृगु क्या होता है? हेडिंग डाल लीजिएगा, समुद्री, समुद्री भृगु क्या होता है? लिखिएगा, लिखिएगा, जब जब जल के सतह के ऊपर, सतह के ऊपर एक खाड़ी, एक खड़ी, एक खड़ी पत्थर की टुकड़े को, टुकड़े को पत्थर की, पत्थर की टुकड़े को क्या कहते हैं? समुद्री भृगु कहा जाता है। सिंपल सा बात है। जो मान लीजिए कि समुद्र के ऊपर अगर इस प्रकार का पत्थर आपको दिख रहा है, समुद्र में कि बहुत सारे, आप जानते हैं कि समुद्र में बहुत सारे पहाड़ भी होते हैं, तो आगे जाके एक पत्थर का रूप लेते हैं, तो याद रखिएगा उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं समुद्री भृगु। क्या कहते हैं? समुद्री भृगु कहा जाता है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे आपको लेकर हिमनद के काव्य। हिमनद का मतलब होता है बर्फ, हिमनद का मतलब होता है बर्फ। आप बर्फ के कार्य क्या क्या होते हैं तो याद रखिएगा। जो बर्फ होते हैं, हिमनद बर्फ की नदियों के रूप में वे जमा होता है। आप जानते हैं कि जो हिमनद बर्फ होते हैं कि नदियों के रूप में जमा होता है, वे अपने जो होते हैं भैया, वे अपने क्या, किसके रूप में जाने जाते हैं? तो वे अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं, और वे गोलासमी मिट्टी एवं पत्थर से भूदृश्य का अपरदन करते हैं। ठीक है, वे गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील का निर्माण करते हैं। ठीक ना? चलिएगा, हिमनद लिखेगा। इससे, इससे विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के झीलों का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इनसे कुछ नदियां निकलती है, और वे, और वे अपने साथ, अपने साथ कुछ अवसादों को लेकर, लेकर लेकर नीचे उतरती है। ठीक है, क्या करते हैं? नीचे उतरती है। एक बात याद रखना, और लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, और लिखना चाहे। देखिए चल रहा है क्या, चल रहा है क्या? हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, ठीक है, को निक्षेप हिमनद कहा जाता है। लिखिएगा, यहां लिखिएगा, जब जब हिमनद, हिमनद अपने साथ, अपने साथ कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, मिट्टी, मिट्टी को लाकर, लाकर जमा करता है, तो उसे हिमनद निक्षेप कहते हैं। हिमनद, हिमनद निक्षेप कहते हैं, कहते हैं
निक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमनद निक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमनद निक्षेप कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। हिमनद हो गया, अब चलते हैं किसके कारण? पवन के कार्य क्या होते हैं? पवन का कार्य क्या होता है इसके बारे में जान लीजिएगा कि पवन रेगिस्तानी, ये लिखिएगा यहां से डायरेक्ट, अब लिखिए पवन, पवन, पवन रेगिस्तानी एरिया में, रेगिस्तानी एरिया में, एरिया में अपने साथ, एरिया में अपने साथ वालू को उड़ाकर एक बड़ा सा टीले का निर्माण करता है, जिसे छत्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्रक। सुन लीजिएगा, जब हवा आती है तो पूरा बालू लेगी, एक जगह ले जाकर जमा कर दिया। अगर ऊंचा बना दिया तो छत्रक, आप प्लेन मैदान बना दिया तो लोयस, प्लेन मैदान बना दिया तो लोयस। ठीक है, आगे लिखिएगा, जब पवन, जब पवन, अरे, अपने लिख दिए हैं, देखिए ना। जब पवन अपने साथ लाए हुए अवसादों को, सतह पर फैला दे तो उस मैदान को लोयस कहते हैं। याद रखिएगा, जब हवाएं चलती है, तो हवाएं क्या करती है कि ये बालू है तो हवाएं बालू के इस वाला नीचे वाला हिस्सा में क्या करेगा? काटान करेगा, ऊपर नहीं। देखो, कभी भी हवाएं जब चलती है तो ये बालू के निचले सतह को काटती है, ऊपर नहीं काटती। तो निचले सतह काट देगी और ऊपर इस तरीके से छत्रक बन जाएगा। ठीक है, तो कहिए कि बताइए कि ऊंचे टीले, हवा के द्वारा बनाए गए ऊंचे टीलों को छत्रक कहा जाता है, यानी रेगिस्तानी एरिया में छत्रक। उसी बालू को बिछा देता है तो लोयस कहा जाता है। उसी बालू को अगर वो बिछा देता है क्या कहा जाता है? लोयस कहा जाता है। एक बात याद रखना, क्या कहा जाता है? लोयस कहा जाता है। ठीक है, चलिए, हमें लगता है कि ये कहानी अब खत्म हो जानी चाहिए। चलिए, ये क्लास नंबर 3 खत्म हो गया। बड़ी लंबा चैप्टर था, उसके लिए माफी चाहेंगे। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी क्लास 7th की जो ये आप पढ़े हैं चैप्टर नंबर 3, अब इसको लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, अब हम खांच देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना दोस्त? चलिए आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। हेलो, हेलो। चलिए, अब देखिए, अब थ्योरी बढ़िया से लिखा दिए, बढ़िया से पढ़ लिए, जितना एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हम कुल बढ़िया से आपको लिखवा दिए। अब हम एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ेंगे, आप एक एक लाइन देखते रहिएगा। ठीक है दोस्त, चलिएगा। ये देख रहे हैं, ये तीसरा चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी पर कैसे कैसे बदलाव हुए हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पृथ्वी बदलाव ऐसे हुए हैं कि मानव ने क्या किया है? वन काट के अपना रोड बना लिया है, घर बना लिया है, कहीं तालाब होते उसको सुखवा के जमीन भर दिया है, ज्वालामुखी आ गया है, यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, यहाँ पे नदियां कुछ अवसादे लाती हैं, यहाँ पे कुछ और हिमानी नदियां आती है तो कुछ हिम लेके आती है। इस तरीका से पृथ्वी का कुछ स्वरूप बदल रहा है, उसी के बारे में पढ़ना है। कह रहा है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, माने वे ऊपरी सतह की बात कर रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो सबसे नीचे जो मैग्मा होता है वो पिघलता रहता है, तब पानी डलता रहता है। जैसे जैसे नैया डोले वैसे वैसे सैया डोले, तो जो डोलता रहता है तो उसी तरीके से पृथ्वी धीरे धीरे गति करती है। जो भारत है, जो पृथ्वी धीरे धीरे गति करती है, भारत जो पहले था वो हमारा मेडागास्कर का भाग था, लेकिन धीरे धीरे टूट के धीरे 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 अफ्रीका महाद्वीप से आकर कहाँ हम आ गए हैं? तो एशिया महाद्वीप में आके लगे हुए हैं। जहां पे आपका आज हिमालय है वहां पर टेथिस भू महासागर हुआ करता था। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक गति के कारण ही हुआ है। पृथ्वी के अंदर
पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता, माने ऐसे वृत्त के रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। क्रियाकलाप में आगे दिखाया जाएगा, मैं भी आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। चलिएगा, कह रहे कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। माने दो गति होता है, एक होती है आंतरिक, एक होती है बहिर। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, माने एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो अंदर लगे वो आंतरिक, जो बाहर लगे बाह्य। कह रहा है कि अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। सही बात है, जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा भूकंप आता है, जो ज्वालामुखी होती है, यह पृथ्वी के आंतरिक गति या आंतरिक बल के कारण होता है। ये चक्र आपको दिखाया गया, इसी चक्र को बात समझना, आपको इसी चक्र को समझना। देखिएगा, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी गतियां क्या है, अंतर्जनित, माने अंदर जो बल लगता है उससे क्या होता है, तो इसमें आकस्मिक बल लगता है जिसके कारण क्या क्या होता है, भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी और भूस्खलन हो जाता है। यानी कि पृथ्वी के जो आंतरिक बल होता है, आंतरिक गति के कारण जो बल लगते हैं उसमें कौन कौन सी घटना होती है, तो भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी आ जाएगा और भूस्खलन आ जाएगा। भूस्खलन का मतलब होता है भैया जमीन का धंस जाना। मैं आपको पूरी तरीके से लिखा चुका हूं कि भूकंप भी 3 प्रकार के आते हैं, पी, एस और एल, ठीक है। अब कह रहा है कि पटल विरूपण बल के कारण क्या होता है, तो पर्वत निर्माणकारी बल होता है, इससे पर्वत बनते हैं। अच्छा, बाहर जनित बल के कारण क्या होता है, अपर्दन होता है, निक्षेपण। अपर्दन का मतलब कटना, निक्षेपण का मतलब जमा हो जाना। इसके कारण नदी बहता है, जल, नदी जब बहती है तो निक्षेपण करती है, पवन बहता है निक्षेपण करता है, समुद्री तरंगे और हिमनद भी क्या करती है, निक्षेपण करती है, जो सबके बारे में आपको हम बढ़िया से लिखा चुके हैं, ठीक है। चलिएगा अगला, कह रहा है कि ज्वालामुखी भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। मैं पूरी तरीका से आपको बता चुका हूं कि ज्वालामुखी जब जमीन के अंदर जब मैग्मा हो जाता है और वही मैग्मा जब लावा बन के जमीन फाड़ के बाहर निकलता है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहते हैं, ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहते हैं। ये गैस एवं राख जो होता है इसे लावा कहते हैं, जो ये नीचे रहता है, जो नीचे रहता है इसे मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, ठीक ना। चलिएगा आगे बढ़िएगा। यह एंडो अंतः और एक्सो माने बाह्य, प्लस जेनिक का माने एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक माने शब्द की उत्पत्ति किस तरीका से हुई है ये जानिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहां से देखिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यानी कि जब पृथ्वी जब आंतरिक बल के कारण जब डोलने लगती है तो कहते हैं कि पृथ्वी पर भूकंप आ गया है। भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहां जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र, यानी कि जहां से यह निकलता है उसको उद्गम केंद्र कहलाता है। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है, जहां पर अनुभव किया जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी कि तीव्रता, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये थोड़ा चित्र है, बड़ा अच्छा से चित्र दिखाया जाता है, देख लीजिए। कह रहा है कि उद्गम केंद्र जहां निकलता है वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। यानी कि ये हो गया उत्केंद्र। क्या हो गया, उत्केंद्र। यानी कि जो बाहर की तरह निकल जाता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। और जब यही प्लेटें, यही जब तरंगे बाहर तरीके से फैल जाती है तब भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। इसलिए देखिएगा कि जहां भूकंप आता है चारों ओर क्षति फैलाता है, एक तरह क्षति नहीं फैलाता है, ठीक है। कह रहा है कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे हम बता चुके हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, ऐसे तरंग अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एस तरंगे, एस देखो, पी तरंगे यानी कि यह ध्वनि तरंगे होती है, एस तरंगे यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे होती है, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। आप ज्ञात करिएगा, हम नहीं ज्ञात करेंगे, ये आपका काम है दोस्त।
चलिएगा आगे देख लेते हैं अगला। कह रहा है कि यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। यानी भूकंप कभी भी आ सकता है, लेकिन जागरूकता फैलाकर उसे बचा जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। यानी कि यह सांप, बिच्छी, गोजर, मछली जो होती है फड़फड़ाने लगती है भूकंप आने से पहले, क्योंकि उनको पहले ही क्या हो जाता है, अनुभव हो जाता है। ठीक है, चलिए गुजरात के भुज में एक भूकंप आया था, ठीक है, उसी के बारे में कह रहा है, ये स्कूली कार्य है आपके लिए है। भुज में भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर इसका तीव्रता मापा जाता है। ठीक है, 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र एवं 31 शिक्षकों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। यानी कि वहां पे एकदम अचानक ऐसा भूकंप आया था। कहे भुज में भूकंप कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 में आया था। शहर में आग, चारकोल एवं क्या है, अंगीठिया के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकालीन की स्थिति की घोषणा की। कह रहा है कि मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने इस संकट को सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। फोन लाइन, जल पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें क्या हो गई, खराब हो गई। अच्छा आप सोचिए ना, जहां पर भूकंप आता है वहां पर, ये तो हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी बता चुके हैं, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, जिसे भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। कर जिस भूकंप की तीव्रता 6 होती है या उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। यानी कि 7 से कम में आया था वहां पे, लेकिन भूकंप होता है। सबसे ज्यादा भूकंप आता है हिमालय के क्षेत्र में। कहाँ आता है, हिमालय के क्षेत्र में, ठीक ना। चलिएगा, अच्छा कह रहे भूकंप से बचाव की तैयारी कैसे करें, तो घर के कोना में जाके लुका जाए, ठीक है, साफ सुथरा एरिया में चला जाए, माने छत से दूर चला जाए। कह रहा है कि भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय ले, सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहे। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों या दर्पण या तस्वीर से बहुत दूर रहना चाहिए। पहले से तैयार रहे, अपने दोस्तों या पारिवारिक सदस्य के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास के साथ करें। अब है मुख्य स्थल कृतियां। मुख्य स्थल कृतियां क्या है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मुख्य स्थल कृतियां कह रहा है कि अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा क्या दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य, जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहा जाता है। सिंपल सी बात है, जब हमारी मिट्टी होती है, अभी बुनी पड़ रहा है, तो हमारे रोड की मिट्टी हो या हमारे घर की मिट्टी हो, कहीं ना कहीं टूट के दह जाती है, जाके जमा हो जाती है, उसे ही अपर्दन कहा जाता है हमारे भाषा में, ठीक। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थल कृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रपात बनाती है। यानी कि जब जो नदी होती है, जब 90 डिग्री से डायरेक्ट गिर जाए, जैसे हमारे छत का पानी होता है, तो देखिएगा छत का पानी हम पाइप लगा देते हैं, तब बारिश आता है तो पूरा दूर गिरता है एकदम 90 डिग्री पर, तो उसे जल प्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं, जल प्रपात। और जीवन पानी अगर लसरा के गिर रहा है, लसरा मैंने दीवार के पकड़ के, तो उसे झरना कहते हैं। क्या कहते हैं, झरना कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। तो कहता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल। भारत का पूछ देगा तो जोगिया गरसोपा कर्नाटक में शरावती नदी पर है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, ये कुछ जलप्रपात है जो आपसे पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नदी के बारे में। कह रहे हैं कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है। सही बात है, मुड़ने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं।
मैंने नदी यहाँ से जा रही है, देखो यहाँ से, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, एक बार दिखा चुके हैं, दोबारा दिखा, ठीक है। जब नदी यहाँ जा रही है, जब नदी यहाँ मैदानी भाग में जब मुड़ जाती है तो इस वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। लेकिन जब इसी तरीके से नदी अपना मार्ग बदल ली यहाँ से तोड़ के, तो इसको चाप झील कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। नदी के इस वाला भाग को तटबंध कहा जाता है, ठीक है। चलिएगा, कह रहा है इसके किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे के निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाती है और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। मैंने नदी मान लीजिए बह रही है, ठीक है, बह रही है, यहाँ से अब इधर होने लगी, ठीक है, इधर होने लगी, और कभी कभी इधर होते होते फिर सीधा, तो ये वाला हिस्सा कभी कभी कट के अलग हो जाता है, ठीक है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बिहार में तो बाढ़ एकदम जिला हिलौले है, ठीक है। कह रहे कि बाढ़ के कारण नदी के तटों को निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। यानी कि जब नदियां अपने लाए हुए मिट्टी ओटी पदार्थों को एक जगह जब जमा कर देती है, उसे अवसाद कहते हैं। चल जब यहाँ एनआईटी घाट में देखना, ऊपर तक कितना छोटा छोटा माटी रख दी है, उसे अवसाद कहते हैं। सिंपल बात है। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। काटना, क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, विभाजित हो जाती है, ठीक है। चलिए, जिनको बितारिका कहते हैं, यानी कि कह रहा है कि जब नदियां आगे जाके कई भागों में बढ़ जाती है उसे बितारिका कहते हैं। अभी तो लिखवाए आपको हम, ठीक है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक बितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि जब नदियां अपने लाए हुए अवसाद को बीच में जमा करके अपना मुंह मोड़ लेके अब हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते हैं, यही दोस्ती यही प्यार खत्म करते हैं, तो ऊंचा हुआ टीला जो बच जाता है उसे डेल्टा कहते हैं। बात खत्म करिए, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे समुद्र क्या करते हैं, समुद्र के कलाओं के बारे में जानिए। समुद्र भी कुछ कम ना है। देखिए, समुद्री तरंगे के कार्य क्या होते हैं। करेंगे, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। जब पानी बार बार पत्थर में छेदेगा तो इस तरीके से मुंह बन जाएगा पूरा बड़ा सा, तो इसे समुद्री गुफा कहते हैं, ठीक है। कर इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। कह रहा है कितना ना काम करता है, इतना ना काम करता है कि अब पूरा छते रहता है और पानी सब ऊपर नीचे क्या करता है, काट के खत्म कर देता है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। क्या कहते हैं, तटीय मेहराब। देखो, पत्थर को आर पार काट दिया है, ओनली फॉर केवल छत बच गया है, तो उसे तटीय मेहराब कहा जाता है, ठीक है। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है। जब ये छत को तोड़ देगा तो इस तरीके से बच जाएगा, जिसको स्टैक कहते हैं, ठीक है। केवल दीवार बचती है, दीवार जैसी इन आकृति को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सलीय तट को समुद्र भृगु कहा जाता है। क्या कहता है, समुद्र भृगु कहा जाता है। जो ऊपर वाला ये हिस्सा जो उठ जाएगा, ये चित्र ना है, चित्र रहता तो हम दिखाते, ठीक है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। यानी कि जब समुद्र में बचे हुए वेस्ट पदार्थ लहरें लाकर जमीन के सतह यानी तट के सतह थोप देती है तो उसे पुलिन कहा जाता है। बस इतना ही बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आवाज और प्रॉपर तरीका से है, आवाज में कोई दिक्कत ना है। अब हिमनद मतलब होता है बर्फ। हिमनद मतलब क्या होता है दोस्त, बर्फ होता है। इसके बारे में जानेंगे। कह रहे कि हिमनद के कार्य, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलसमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलसमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील का निर्माण कर देती हैं। ऐसी झील को हम मीठे पानी की झील कहते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। सिंपल बात है, पानी हो जाएगा, पानी बहेगा तो कह देंगे पानी बह गया तो हिमानी नदियां। हिमानी नदी अपने लाए हुए अवसाद को बीच रास्ते में छोड़ के चली गई तो कहेंगे कि यह इसके द्वारा निक्षेपण किया हुआ है, ये वेस्ट पदार्थ है, ठीक है। अब पवन के देख लेते हैं, पवन का क्या काम का है भाई।
पवन का काम क्या है? कर क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? हमने देखा है। क्या बालू टीबे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए, हम किए हैं भाई। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देखते हैं। यही कहा जाता है कि रेगिस्तान में पवन द्वारा बनाए गए मैदान को क्या कहते हैं? छत्रक कहते हैं। सिंपल बात है। जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। जब भी देखिएगा जहां पर बालू होगा, अगर हवा बहेगा तो हवा ऊपर से नहीं बालू को काटता है, उसके तली से बालू को काटता है, ठीक है। इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू या टीबा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। अब सुनो, कहता है कि बता भैया, हवाओं के द्वारा बनाए गए मैदान को क्या कहते हैं? लोयस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेपित पाए जाते हैं। यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा हवाओं द्वारा निक्षेपित कहीं स्थान है तो चीन में। ठीक, चलिए आओ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कहते हैं? सही उत्तर गलत लगाइए। कह रहा है कि सही लगाओ। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? क्या शैल है, किनारा है, या समुद्री गुफा है? ये बात बताओ कि कह रहा है इसमें से कौन नहीं है। चलो शैल को तोड़ देता है, लेकिन किनारा का इसमें कोई बात है नहीं है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। बाढ़कृत मैदान, पुलिन या हिमोड़। पुलिन तो समुद्र बनाता है, बाढ़कृत मैदान नदियां बनाती है। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? क्या ज्वालामुखी होती है, कि वलन होती है, कि बाढ़कृत मैदान होती है? तो कहीं कि सर यह आकस्मिक नीति में ज्वालामुखी भूकंप दोनों आते हैं। छत्रक शैलो पाई जाए। छत्रक कहाँ पाए जाते हैं? सर रेगिस्तान में पाया जाता है, हवाओं द्वारा बनाते हैं। चाप झील यह पाई जाती है किसके द्वारा? क्या हिमनद के द्वारा, कि नदी घाटी के द्वारा, कि रेगिस्तान के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें आपका अपना परिवार है आस एजुकेशन परिवार। ठीक है दोस्त, बाय बाय।